गुड मॉर्निंग बच्चों। अर्थशास्त्र पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी, ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे थे उत्पादन के कारक। पालमपुर गांव से संबंध रखे जो है, जैसे भूमि पढ़ा अपन ने, तो भूमि की स्थिति पालमपुर में क्या है वो देखा अपन ने। श्रम, दूसरा हमने उत्पादन का कारक श्रम भी पढ़ लिया, तो उसमें पालमपुर में क्या स्थिति है श्रम की, श्रमिकों की, उसमें हमने देखा कि वहाँ पर जो है सरकार ने 300 रुपये निर्धारित कर रखी है मजदूरी, लेकिन खेती और मजदूरों को इतना नहीं मिलता है, 160-170 रुपये मिलते हैं। और इसका कारण क्या है कि वहाँ पर जो है काम करने वाले श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। इस तरह से हमने जो है भूमि और श्रम तो पढ़ लिया है, और आज पढ़ेंगे अपन इसमें पूंजी, भौतिक पूंजी, जो तीसरा कारक है उत्पादन का। तीसरा कारक, पहला भूमि, दूसरा श्रम और तीसरा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, तो इनकी इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप, खेती के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। हम देख चुके हैं कि आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। परंपरागत तरीके से खेती करने में किसान को पूंजी नहीं चाहिए होती है, बीज भी उसके पास होता है, खाद भी गोबर का डाल देता है अपने जानवरों का। और आधुनिक तरीके में HYV बीज, रासायनिक खाद, ये सब जो है उसको खरीदने पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। भाई आधुनिक तरीके से खेती करनी है तो किसानों को पैसा भी ज़्यादा चाहिए। अब देखो इसमें पहला, अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। आगत क्या, जैसे उनको रासायनिक खाद लेना है तो उससे उधार लेंगे तो वो कर्ज हो जाएगा। और जैसे मशीनें लेनी है, मान लो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे के वो और कोई यंत्र औजार लेने हैं तो वो उधार पे लेंगे, आगते इनको कहते हैं, तो वो व्यापारियों के कर्ज हो जाएगा उनका। तो करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। ऐसे कर्जों लेते हैं सेठ साहूकारों से, इन व्यापारियों से, उनमें ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। किसको? छोटे किसानों की स्थिति है, छोटे किसानों को। ठीक है। अब इसमें देखो, एक कहानी के माध्यम से बताया गया है, सविता की कहानी है कि उसको कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। सविता एक लघु कृषक है। वह अपने 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। किस किस के लिए सविता को जो है नगद पैसे की जरूरत, किस किस के लिए? बीज, कीटनाशक, पानी भी खरीदना पड़ता है। अपन ने पढ़ा था ना, छोटे किसान बड़े जागीरदारों से सिंचाई के लिए, तो इन चीज़ों के लिए उसको पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में, अब कार्यशील और स्थायी पूंजी क्या है आपको पता है? कार्यशील पूंजी जो एक बार काम में ले लेने पर समाप्त हो जाती है, जैसे बीज, रासायनिक वगैरह, ये है। कार्यशील पूंजी के लिए उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। देखो क्या क्या शर्तें, सविता ने उधार लिया ना तेजपाल से, बड़े किसान थे, तो 24% तो ब्याज की दर है, और शर्त क्या है कि वो जो है कटाई के मौसम में जो है 100 रुपये प्रतिदिन में उसके बड़े किसान तेजपाल सिंह के खेत में काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि ये मजदूरी बहुत कम है, 100 रुपये बहुत कम है, सरकार ने 300 रुपये तय कर रखी है, लेकिन उसको कर्ज लेना है तो 100 रुपये में यहाँ भरनी पड़ेगी उसको। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। तो ये छोटे किसानों की स्थिति है कि उनको कर्ज देते हैं, फिर भी उनका शोषण किया जाता है।
और उनको वो बातें मानने, बड़े किसानों की, सेठ साहूकारों की बात मानने के लिए मजबूर है वो लोग, क्योंकि और कोई उनको कर देता नहीं है ऐसे सस्ते में। तो आगे देखो, ये छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी को की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर आप अगले भाग में पाएंगे। देखो इसमें क्या है, हमने छोटे किसान सविता के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो मझोले और बड़े किसान हैं, उनको क्या है कि खेती में जो पूंजी उनको लगानी होती है ना, किसानों को तो खेती से ही उनकी बचत हो जाती है, क्योंकि उत्पादन भी उनके ज़्यादा है, और इस तरह वे उस आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। अब छोटे किसानों के तो उत्पादन ही इतना होता है 1 हेक्टेयर भूमि में कि वो खाने के ही काम आ जाता है, तो फिर वो कर्ज चुका ही नहीं पाती है। और ये मझोले और बड़े किसान जो भूमि में जो उत्पादन होता है, उससे जो पूंजी आती है, उसी से जो है आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, रासायनिक बीज वगैरह खरीदने के लिए। भूमि में जो उत्पादन होता है उससे को उसको बेच कर ही, कौन, मझोले और बड़े किसान। जबकि छोटे किसान ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका उत्पादन उनके खाने के काम ही आ जाता है। आगे देखो, हमने उत्पादन के तीन तरीके, भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब आइए दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। देखो रिक्त स्थान क्या है। उत्पादन के तीन तरीकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेती और मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित है। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या गरीब, इस तरह ये आएगा यहाँ पे। उन्हें बहुत कम मजदूरी, गरीब या दलित, भूमिहीन परिवारों से हैं या फिर दलित या गरीब परिवारों से हैं, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। उत्पादन के कारक, श्रम सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या है, श्रम है। भूमि हमने पढ़ा, भूमि भी क्या है, स्थिर है, ठीक है। फिर है श्रम प्रचुर मात्रा में, पूंजी, पूंजी भी कम है, छोटे किसानों के पास तो है ही नहीं। और सबसे अधिक क्या है, श्रम, खूब श्रमिक मिल जाते हैं बहुत सस्ते में। और ये स्थिति क्या क्यों है, क्योंकि भूमिहीन परिवार और दलित लोग जो है वो सस्ते में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे देखो, श्रम के विपरीत पूंजी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यहाँ क्या आएगा, पूंजी आएगा। यहाँ भाई पूंजी भी चाहिए होती है। कृषि भूमि का क्षेत्र सीमित है, यहाँ पूंजी आएगा, यहाँ पूंजी, और यहाँ आएगा सीमित, सीमित है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी असमान, यहाँ असमान आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, भर लेना आपके पास किताब हो तो। यहाँ दलित आएगा खाली स्थान में, दलित या गरीब। यहाँ क्या आएगा, पूंजी दूसरे में। यहाँ क्या आएगा, सीमित, सीमित, ठीक है। और यहाँ आएगा असमान। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेती और मजदूरों से बेहतर नहीं है। जिनके पास भूमि नहीं है उनसे भी बेहतर नहीं है, क्योंकि उनके पास भूमि बहुत कम है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान का उपयोग करते हैं और दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि, किसान रासायनिक और उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान रासायनिक और उर्वरकों का उपयोग करते हैं और इन दोनों से फसलों के उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। खेती की आधुनिक विधियों में पूंजी की, यहाँ उर्वरक और यहाँ जाएगा, यहाँ उर्वरक और यहाँ रासायनिक, और यहाँ आ जाएगा वापस पूंजी। खेती की आधुनिक विधियों में पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पढ़ते हैं, जैसे सविता की कहानी पढ़ी थी हमने। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। छोटे किसानों के लिए पूंजी भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, तो कई बार तो वो बेचारे खेती अपने छोटे से टुकड़े पर भी अपनी मनचाही कृषि करने से रुक जाते हैं। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों ही दुर्लभ है और प्रचुर मात्रा में क्या है, श्रम,
भूमि और पूंजी दोनों ही दुर्लभ है। उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ भूमि आएगा, ठीक है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है जबकि पूंजी मानव निर्मित, ठीक है। खाली स्थान आपकी किताब में भर लोगे आप ये सारे। मानव निर्मित, पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर है। पूंजी को बढ़ा सकते हैं, मानव निर्मित है। भूमि क्या है? स्थिर है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें। भूमि और खेती में जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी हम अच्छे से देखभाल करें। भूमि की उर्वरा शक्ति को जो है बनाए रखें। आगे देखो, तो ये हो गया आपके पूंजी का। अब है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष यानी जो किसानों के भूमि में उपज होती है वो उनके उपयोग लेने के बाद जो बच जाता है उसकी जो है वो पालमपुर के किसान बिक्री कैसे करते हैं ये देख लो एक बार। अधिशेष यानी उपयोग में लेने के बाद बचे हुए। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। अपने उपयोग के लिए रखने के बाद उसकी क्या करते हैं? उत्पाद की, गेहूं उत्पादन हुआ जैसे उत्पादों में क्या लिया है? गेहूं। तो जो बचता है उसको अपने उपभोग के लिए रख लेते हैं और अधिशेष जो बचता है उसको बेच देते हैं। अधिशेष यानी उपयोग में लेने के बाद बचा हुआ। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन ही बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेचते हैं। तो जो अधिशेष की बिक्री कौन करते हैं? बड़े किसान। जबकि छोटे किसान जैसे सविता गोविंद, उनकी कहानी हमने देखी तो उनके तो 1 हेक्टेयर भूमि है, उसमें उत्पादन भी कर्ज लेके करते हैं और कर्ज लेने के बाद जो उत्पादन होता है वो भी अपने खाने के लिए रखते हैं। थोड़ा बहुत बचता है तो कर्ज उस सेठ साहूकार को देना पड़ता है। तो छोटे किसान बाजार में बिक्री नहीं करते हैं। मझोले और बड़े किसान जो है शहर के दुकानदारों को बेच देते हैं और फिर दुकानदार उनको आगे बेचते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अधिशेष यानी अपने उपभोग के लिए रखने के बाद 350 क्विंटल बच जाता है उसके। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? अब तेजपाल ने, जो बड़ा किसान था ना, सविता ने ऋण लिया था उससे, तो उसके जो 350 क्विंटल गेहूं बच जाता है और उसको रायगंज कस्बा है ना, पालमपुर, रायगंज, फिर शाहपुर, तो वहां बेच देता है। अब उसका जो है उसके पास पैसा आता है, धन आता है। अब उस कमाई का वो क्या करता है देखो। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा करा दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। देखो क्या करा, उसके जो बचा वो बेच दिया और जो पैसा आया उसको बैंक में जमा करा दिया और उसको जो है छोटे किसानों को कर्ज देने में दिया और ब्याज लिया 24%। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी उसने बचत का उपयोग के अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। अब कार्यशील पूंजी यानी HYV बीज है, रासायनिक है, उर्वरक है, कोई मशीन या ट्रैक्टर वगैरह में कोई भी चाहिए होता तो वो है। सिंचाई की आधुनिक पद्धति है, मान लो उसने फुहारे लगवा लिए, बूंद बूंद सिंचाई वाला लगवा लिया, इस तरह से। तो सॉरी, वो तो स्थायी पूंजी हो जाती है फुहारे। और कार्यशील पूंजी में उर्वरक और रासायनिक खाद वगैरह उसके लिए करता है और वो तो आवश्यक होती है क्योंकि हर बार उसको उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है ना किसान को, कार्यशील पूंजी की। हाँ, वो फुहारे बूंद बूंद सिंचाई वाला स्थायी पूंजी में आता है। इसमें HYV बीज, रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक ये आएंगे तो उसके लिए बचा लेता है, बचत का उपयोग करता है। कौन? तेजपाल। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। एक ट्रैक्टर तो पहले से ही है और एक ट्रैक्टर और खरीदने की योजना बना रहा है। ट्रैक्टर कौन सा है? स्थायी पूंजी है और रासायनिक उर्वरक कार्यशील पूंजी। योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में
वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा ट्रैक्टर जो वो खरीदेगा उससे उसकी स्थिर यानी स्थायी पूंजी, यानी जो औजार मशीनें वगैरह वो स्थायी पूंजी में आते हैं, जो एक बार उपयोग लेने के बाद समाप्त नहीं होते हैं, तो उसकी स्थायी पूंजी में, स्थिर स्थायी एक ही बात है, पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक बड़े भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखते हैं, वही कार्यशील पूंजी जो है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कौन? मझोले और बड़े किसान। तो जबकि छोटे किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं बेचारे, अपने उपभोग के लिए रखते हैं, इतना ही उत्पादन होता है, इतनी भूमि होती है, फिर और कुछ जो बचता है वो बड़े किसानों से जो कर्ज लेते हैं उसको चुका देते हैं, तो वापस अगले मौसम में खेती करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं होता है, फिर उनको कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति है छोटे किसानों की। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। अब कुछ किसान क्या करते हैं, उनकी बचत का पशु खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं, या कोई दुकान वगैरह खरीद लेते हैं। बेटा है खेत में काम नहीं करता तो उसको दुकान खुलवा दी, किसी को ट्रक लेके जो है तू ट्रक चला। इस तरह से ये जो है अपने किसान अपनी बचत को इसमें उपयोग में ले लेते हैं। पशु है, ट्रक है, दुकान खोल लेते हैं, और कोई क्रिया कर देते हैं, और कोई काम धंधा अपने बच्चों को खुलवा देते हैं। तो वो अपनी बचत को वो कृषि के बजाय गैर कृषि क्रियाओं में भी जो है अपनी पूंजी को काम में ले लेते हैं। कौन? बड़े किसान, जिनके बचत होती है। ठीक है, खरीदने में करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। जो भूमि से पूंजी बची है, उनके अधिशेष बचा है, उसको जो है वापस भूमि में भी लगा देते हैं, और कई लोग गैर कृषि कार्यों में भी लगा देते हैं, जैसे पशु खरीद लिए, ट्रक खरीद लिया, दुकान खुलवा दी, या और कोई काम करवा दिया अपने बच्चों को। तो इन क्रियाओं को, खेती के अलावा जो क्रियाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? गैर कृषि क्रियाएं। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं ये अपन कल पढ़ेंगे। कृषि क्रियाएं खत्म हुई। कृषि जो पालमपुर का मुख्य व्यवसाय था। अब उसके साथ जो हमने पढ़ा था ना, और उद्योग और डेयरी जैसे जो है गैर कृषि क्रियाएं भी है वहाँ, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्रश्न जो भी बन रहे हैं वो आप करते जाओ, इसमें ही बने हैं।